जय हिंद साथियों। आज हम लोग वर्तमान के बहुत ही चर्चित मुद्दे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी संवैधानिक तथ्य हैं या और जितने भी इससे संबंधित तथ्य हैं उन पे हम लोग गहन अध्ययन करेंगे और जो हमारा प्रमुख विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 15 जून को आपका क्या किया गया, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई और इसमें जो नामांकन करने की आपकी आखिरी तारीख थी वो 29 जून 2022 थी और हमारा जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा वो 18 जुलाई 2022 को इसका चुनाव होगा और 21 जुलाई 2022 को इसकी मतगणना की जाएगी और 25 जुलाई 2022 को हमारे नए राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, आपका निर्वाचन के द्वारा उनको चुन लिया जाएगा और उनका शपथ ग्रहण कब होगा, आपका 25 जुलाई 2022 को। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं उस पर हम लोग जरा विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र की प्रणाली है वो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, जो किससे संबंधित, आपकी ब्रिटेन से संबंधित है। उसके तहत जो राज्य का प्रमुख होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आपका, जैसे कि ब्रिटेन में आपके क्या प्रमुख होते हैं, आपके राजा और महारानी आपके प्रमुख होते हैं, वैसे ही भारत में जो प्रथम व्यक्ति है और प्रथम मुख्य व्यक्ति है वो हमारे क्या हैं, राष्ट्रपति साहब हैं। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम लोग इसका इंग्लिश मीन में समझें, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे शैल बी का यूज किया गया है। शैल बी का प्रयोग मतलब क्या, होगा ही। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। अब इससे जितने भी इसके संबंधित अनुच्छेद हैं निर्वाचन पे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार पर राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सत्र और विधानसभाएं आपकी हिस्सेदारी करती हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो इसके आपके निम्नतम पॉइंट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 55 में बोला गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि है उसका नाम है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप एकल संक्रमणी मत पद्धति गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली। यहाँ पे आपका शब्द लिखा हुआ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी सामान्य निर्वाचन प्रणाली है उसमें हम किसी एक व्यक्ति को ही चुनते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जितने भी आपके व्यक्ति इस चुनाव में खड़े हुए होते हैं, जितने भी व्यक्ति इसके क्या होते हैं, आपके नामांकन किया होता है, जितने भी आपके उम्मीदवार होते हैं, हम सभी व्यक्तियों को वोट करते हैं। लेकिन हाँ, वोट करने का जो तरीका है वो क्या है, हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस चुनते हैं। हम लोगों की एक चॉइस होती है कि पहले नंबर पे ये व्यक्ति होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पे, दूसरे पॉइंट पे ये होना चाहिए, तीसरे पे ये होना चाहिए, चौथे पे ये होना चाहिए। कहने मतलब क्या है, अगर किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ पे वोट डालने जाएगा तो वो व्यक्ति तीनों व्यक्तियों को क्या करेगा, वोट डालेगा। लेकिन उसकी चॉइस होगा कि पहले नंबर पे चॉइस मेरी ये है कि ए नाम के व्यक्ति बने, अगर ए ना बने तो दूसरी चॉइस हमारी क्या है, बी है, और तीसरी चॉइस हमारी क्या है, सी है। तो कहने का मतलब क्या कि प्रत्येक मतदाता को क्या मिलता है, वोट मिलता है। अब बस यहाँ पे बात किसकी रहती है, प्रेफरेंस की बात रहती है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बोला गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा कितना होता है, सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर उस पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगा के अलग किया जाए तो उसको एक निश्चित समय से पहले अलग भी किया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ सकते हैं, या फिर मृत्यु या फिर कोई अन्य कारण जिसकी वजह से वो अपने पद को धारण करने में असमर्थ हों। बात करते हैं आर्टिकल 57। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चुनाव में कई बार लड़ने के लिए सक्षम रहता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपका पुनर्निर्वाचन के लिए क्या है, आपका योग्य है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को कई बार लड़ सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में बोला गया है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अगर बात करते हैं कि चुनाव के लिए इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 58 के तहत वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होगा उसके पास में ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। पहली, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसकी आयु 35 वर्ष
पूर्ण हो चुकी हो, तीसरा वह लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, और चौथा पॉइंट वह लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या है, जब हम लोग भारतीय संविधान में भाग 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारा विषय मात्र क्या है, आपके राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, आपके एक अधिनियम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। इसके तहत ही भारत में आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया। बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की क्या होती है आपकी। जब कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करता है तो उसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। कोई भी 50 आपके एमपी हों या आपके कोई भी आपके मिनिस्टर्स भी उसमें आपके शामिल हो सकते हैं, या विधानसभा के आपके जो मेंबर होते हैं या आपके संसद के जो मेंबर होते हैं उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के रूप में चाहिए होता है। और जब कोई व्यक्ति इसका निर्वाचन के लिए योग्य माना जाता है और जब वो उस पद के लिए फॉर्म भर देता है तो उसको 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति कुल वैध मतों के 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पे कुछ आपको विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। 1997 में क्या था आपका कि जो आपकी जमानत राशि थी वो तुम्हारी कितनी थी, आपकी 2500 रुपये थी। और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि शुरू में अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 10-10 थी और उसको आगे चला के फिर 20-20 किया गया, लेकिन वर्तमान में हमारी जो अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या है वो हमारी कितनी है, 50 और 50। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव और निर्वाचन मंडल को लेके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का चुनाव आपका अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे जनता की सीधी रूप से भागीदारी ना हो सके वो चुनाव हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष। क्यों, इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। हम लोग जो वोट करते हैं वो विधायक और सांसदों को करते हैं, और ये विधायक और सांसद क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो निर्वाचक मंडल होता है, कौन कौन लोग इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बात करना चाहेंगे। जितने भी आपके प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों के द्वारा क्या होंगी, आपकी विधानसभाएं। लेकिन आपका 17वां संविधान संशोधन 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हुआ, उसके तहत एक संशोधन करके चीज़ जोड़ी गई कि दिल्ली और पांडिचेरी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़ा गया। और यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे केवल आपके निर्वाचित सदस्य ही हिस्सेदारी करेंगे, कोई भी मनोनीत व्यक्ति आपकी हिस्सेदारी नहीं करेगा। कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगा और कुछ जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले कुछ उसके जो बेस पॉइंट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य वोटिंग करेंगे और इसके कोई भी आपका मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करेगा, और किसी भी स्टेट की राज्य विधान परिषद इसके चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं। अभी हाल ही में आपका 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये कन्फर्म किया गया कि एंग्लो इंडियन का पद, जो आंग्ल भारतीय का पद है, उसको खत्म कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या, जो लोकसभा में आपके 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति द्वारा, तो उनका पद खत्म हो गया। बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है आपका। तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आपके राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, तो ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं। और जो आपकी राज्य विधानसभाएं थी उसमें आपकी एक आंग्ल भारतीय के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसको भी 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या किया जाएगा, आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, सॉरी नियुक्ति नहीं मनोनीत किया जाएगा, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा उसके बारे में जरा और हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। अगर बात करते हैं कि कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं, तो 4809 सदस्य क्या करते हैं, आपकी हिस्सेदारी करते हैं। बात करते हैं जो संसद है, पार्लियामेंट से कितने सदस्य आपके आते हैं, तो लोकसभा में 543 आते हैं और राज्यसभा से तुम्हारे कितने 233। और जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं से 4033 मेंबर आपके वोटिंग करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब से आपका धारा 370 और 35 से आपकी 2019 से अलग हटी हुई है,
तब से जम्मू कश्मीर की जो 87 सीटें थी वो आपकी घट गई हैं। तो वर्तमान में आपकी कितनी है, 4033। और उससे पहले, कहने का मतलब 2019 से पहले जब धारा 370 और 35 से नहीं खत्म हुई थी, तब तक आपकी विधानसभा में जो कुल मेंबर जो आपके पार्टिसिपेट करते थे वो 4120 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। पहली बात करते हैं, यहाँ पे जो चुनाव होता है, तुम्हारे जो एमपी जो सांसद होते हैं और जो विधायक जो एमएलए होते हैं, इन दोनों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एक जो विधायक होता है, तो विधायक के वोट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो आधार वर्ष बनाया गया 1971 की जनगणना को बनाया गया, और इसके मत के मूल्य को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपका, मानी वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए। मानी एक विधायक की अगर वोट की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मानी किसी राज्य की जो कुल जनसंख्या है अपॉन टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस विधानसभा में जितने भी आपके सदस्य नियुक्त हुए हैं इनटू 1/1000, मानी 1/1000। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल पॉपुलेशन फिट कर देंगे यूपी की, और हमारे यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसको आपको नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है, और इनटू 1/1000 कर देंगे तो एक विधायक के मत की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ताकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक स्टेट के आपके एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। बताना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा वोट की वैल्यू एमएलए की है वो उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 है, जबकि सबसे कम वोट की वैल्यू सिक्किम के आपके विधायक की कितनी, आपकी 7 है। इसी हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो वोट वैल्यू निकल के आती है वो कहाँ से हमारी आती है, उत्तर प्रदेश से। अगर 208 × 403 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 83,824 वोट का योगदान हमारा केवल कहाँ से होता है, यूपी से जाता है। अगर वहीं बात करें सिक्किम जो सबसे कम प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे कितने विधायक हैं, आपके 32 विधायक हैं, और वहाँ पे 32 विधायक के जो वोट की वैल्यू है 7 है। अगर मल्टीपल करते हैं तो 224 वोट निकल के आता है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में वर्तमान में टोटल स्टेट की वोट की वैल्यू कितनी है विधायकों की, तो 5,43,000 वोट की वैल्यू प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे बताना चाहेंगे क्या राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधायक की ही भागीदारी होती है, तो बताना चाहेंगे विधायक और सांसदों की दोनों की बराबर भागीदारी आपकी इसके चुनाव में होती है। अब बात करते हैं एक सांसद के वोट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। कहने का मतलब क्या, सभी राज्यों के सभी एमएलए की जो वोट की वैल्यू है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपॉन में क्या करेंगे, संसद में जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं अगर उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी किसकी वोट की वैल्यू निकल के आपके आ जाएगी, सांसद के वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं तो 5,43,231 अपॉन जो हमारे मेंबर हैं वो तुम्हारे कितने हैं, 776। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल के आपकी आती है, 700। अब बात करते हैं कि जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। जैसे आपने शुरू में ही पढ़ा था कि इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति है आपका, और प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार है। हालांकि वह मत हस्तांतरणीय का मतलब क्या है, अगर आपने 3 व्यक्तियों में से किसी को प्रेफरेंस किया कि ए को हम पहला नंबर देते हैं, बी को दूसरा नंबर देते हैं और सी को तीसरा नंबर देते हैं, लेकिन हुआ क्या, जो बी है वो एक निश्चित सीमा जिसको तय किया गया है उसको नहीं पा पाया, तो जो उसकी रैंकिंग 2 थी वो ट्रांसफर किसको हो जाएगी, सी को। तो सी को रैंकिंग तुम्हारी कितनी मिल जाएगी, 2। बात करते हैं, आपने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रैंक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जीत के लिए वैध मतों के कुल मूल्य का आधे से अधिक प्राप्त करना आवश्यक है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोटा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या, 50% प्लस वोट अगर किसी को मिलते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाता है। अब कोटा क्या आपका होता है, एमपी प्लस एमएलए की जो वोट वैल्यू है अपॉन 2 और +1, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएगा। हम लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसको कितने वोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो टोटल वैल्यू ऑफ एमपी है वो 5,43,200 है, जबकि टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए आपकी 5,43,231 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी और एमएलए को दोनों की वोट की वैल्यू को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ने पर जो हमारी वैल्यू फाइंड हुई वो
86,431 अपॉन का 2+1। तो कहने का मतलब अगर किसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतना है तो 5,43,216 वोट का जादुई आंकड़ा पा करके वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मतों की गणना होती है वो क्या होती है, आपकी राउंड के हिसाब से होती है। आपके 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें दूसरे राउंड में जीता घोषित किया गया था। सबसे विशेष चीज कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका जो वर्तमान में चुनाव होने वाला है जिसमें आपके 2 उम्मीदवार हैं, एक आपके यशवंत सिन्हा है और दूसरी आपकी द्रौपदी मुर्मू है। कहने मतलब अब द्रौपदी मुर्मू जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी मेंबर आपका क्या यशवंत सिन्हा जी को वोट कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दल बदल की कोई भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। तो हमारे वो कौन से राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से लेके 1982 तक रहा। लेकिन आपको एक यहाँ विशेष चीज़ बताना चाहेंगे कि जिस समय नीलम संजीव रेड्डी ने चुनाव के लिए निर्वाचन पत्र भरा था तो उनके साथ में 37 उम्मीदवारों ने इसके लिए क्या किया था, निर्वाचन के लिए पत्र भरा था। लेकिन बहुत ही सोचने वाली बात है कि 36 लोगों की जो निर्वाचन प्रक्रिया थी, जो उन्होंने फॉर्म भरे थे, उनको इनवैलिड करार दे के रद्द कर दिया गया और लास्ट में आपके नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसकी हम लोगों ने एक डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं जो सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो कब हुआ, आपका 1952 में हुआ। जो विजयी उम्मीदवार थे वो तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको जो वोट परसेंट मिला वो 83.81% मिला। और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे केटी शाह और उनको वोट वैल्यू मात्र 15.3% मिली। दूसरी बार फिर से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1957 में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया और फिर से इनकी जीत हुई। और विशेष चीज़ है अब की बार इनकी जो वोट वैल्यू थी वो 99.35 थी और इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे NS दास, उनको मात्र 2000 वोट मिले जो 0.4% था। तीसरे हमारे जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनकी जो वोट वैल्यू थी वो 98.24% थी और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे चौधरी हरिराम, उनकी वोट वैल्यू 1.1% थी। और फिर नेक्स्ट जो आपके राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी वोट वैल्यू 56.23% और जबकि के सुब्बा राव की वोट वैल्यू 43.4% रही। फिर आपके 1969 में वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बनते हैं और इनकी जो वोट वैल्यू थी 50.22% थी और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे एन संजीवन रेड्डी, उनकी जो वोट वैल्यू थी 48.5% थी। फिर आपके 1974 में जो आपके राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी जो वोट वैल्यू थी 80.18% और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे त्रिदेव चौधरी, इनकी वोट वैल्यू जो थी आपकी वो 19.8% थी। फिर आपका 1977 में चुनाव होता है तो उसमें एन संजीवन रेड्डी को निर्विरोध चुना गया, जिसके बारे में हम लोग आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में 1982 का समय आता है, ज्ञानी जैल सिंह फिर से आपके राष्ट्रपति बनते हैं और इनको जो वोट वैल्यू मिलती है वो 72.73% मिलती है और इनके जो मुख्य विरोधी थे HR खन्ना, उनकी वोट वैल्यू 27.6% थी। 1987 में R वेंकट रमन फिर से आपके राष्ट्रपति बने और इनकी जो वोट वैल्यू थी 72.29 थी और इनके जो मुख्य विरोधी थे V कृष्णा अय्यर, उनकी वोट वैल्यू 27.1 थी। 1992 में हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उनकी जो वोट वैल्यू थी वो 60.86% थी और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे जॉर्ज स्वेल, उनकी वोट वैल्यू 33.21% थी। 1997 में KR नारायण आपके राष्ट्रपति बने और उनकी वोट वैल्यू 94.97 थी और उनके जो प्रमुख विरोधी थे TN सेशन थे और उनका वेट वैल्यू था आपका 5.07। फिर आपके 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपके राष्ट्रपति बने, उनकी जो वोट वैल्यू थी वो 89.58% और उनकी जो मुख्य विरोधी थी वो लक्ष्मी सहगल थी, जिनका वोट परसेंट था
10.42%। 2007 का समय था, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी राष्ट्रपति बनी और उनका जो वोट वैल्यू था वो 65.82% था। और जो इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी या विरोधी थे वो वी.एस. शेखावत थे, जिनकी वोट वैल्यू 34.17 है। 2012 में जो आपके राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनकी जो वोट वैल्यू थी 68.12% और उनके जो प्रमुख विरोधी थे P.A. संगमा, उनकी वोट वैल्यू 30.15% थी। अब जो हमारा चुनाव होगा इसके बाद में 2012 के बाद में हमारा जो चुनाव हुआ 2017 में हुआ, जो कौन जीते, हमारे वर्तमान में जो भी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन हमारे रामनाथ कोविंद जी जीते। और इसके बाद में जो आपका होगा चुनाव, उसके बारे में जैसे उसका रिजल्ट आता है तो उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो और बना देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हो सकते थे मैंने उन सब के बारे में डिस्कस किया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं जो 2018 में यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पॉइंट फर्स्ट लिखा है, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। सेकंड पॉइंट लिखा है, लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। और फिर बोला गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। धन्यवाद।